अफ्रीकी मुल्क नगोला के दारुल हुकूमत काशा के एक होटल के बड़े कमरे में डियाना के साथ 2 मर्द और एक औरत मौजूद थे। ये सब ब्लैक स्टार एजेंसी के सुपर एजेंट थे, जबकि डियाना इस ग्रुप की हेड थी। वो 2 घंटे पहले एक चार्टर्ड तैयारे के जरिए वेलिंगटन से काशा पहुंचे थे। कागजात के लिहाज से वो चारों सियाह थे और अफ्रीकी जंगलात और कुदरती नज़ारों की सियाहत करने आए थे। वैसे वो चारों एक्रेमिया की यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे। उनके पास वर्ल्ड टूरिज्म के जारी करदा रेड कार्ड भी थे, जिनकी मौजूदगी में पूरी दुनिया में सियाहों को प्रोटोकॉल दिया जाता था और उनसे किसी किस्म की पूछ-कुछ न की जाती थी। यही वजह थी कि जहां भी रेड कार्ड देखने के बाद उनसे किसी किस्म की इंक्वायरी नहीं की गई थी और वो टैक्सी लेकर सियाहों के मारूफ होटल में पहुंच गए थे, जहां उनके लिए पहले से 2 डबल बेड रूम्स बुक कराए गए थे। एक डियाना के नाम से, जिसमें उसके साथ उसकी साथी औरत क्रिस्टी ने रहना था, जबकि दूसरा बेडरूम उसके साथी मर्दों के लिए था, जिनमें से एक का नाम चार्ल्स और दूसरे का नाम जेम्स था। लेकिन उस वक्त ये चारों डियाना के कमरे में मौजूद थे। डियाना के सामने मेज पर एक नक्शा फैला हुआ था और वो चारों उस नक्शे पर इस तरह झुके हुए थे जैसे उसमें किसी खजाने के मकाम को ट्रेस कर रहे हों। डियाना, क्या पाकिस्तानी मस्खरे की बात पर यकीन किया जा सकता है? हो सकता है उसने खामखा गप लगाई हो। क्रिस्टी ने कहा तो सब चौंकर सीधे हो गए। एक ऐसी रवायत भी मशहूर है कि एक आदमी ने दूसरे से पूछा कि दुनिया का मरकज कहाँ है, तो उसने उंगली से अपने पैरों के सामने जमीन पर निशान लगा दिया और कहा कि यह जमीन का मरकज है। उस आदमी ने हैरान होकर उससे पूछा कि कैसे पता चलेगा कि तुम दुरुस्त कह रहे हो, तो उसने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा कि जमीन की पैमाइश कर लो, तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा। अब कौन पैमाइश करेगा? जेम्स ने कहा, तो सब बेख्तियार हंस पड़े। हाँ, ऐसा हो सकता है, लेकिन अब हम क्या करें? चीफ कर्नल डेविड और चीफ सेक्रेटरी सबको इस पाकिस्तानी इमरान पर एतमाद है कि उसने जो बताया है वो दुरुस्त है और उनकी इतला के मुताबिक इमरान अपने साथियों समेत खुद भी यहाँ पहुँच रहा है। वो जब पाकिस्तान से यहाँ के लिए रवाना होगा तो चीफ को इतला मिल जाएगी और चीफ हमारे खसूसी सेल फोन पर इतला दे देगा। डियाना ने कहा, तो फिर तुम नक्शा क्यों देख रही हो? हांगू का इलाका काफ़ी बड़ा है और इस तमाम इलाके में धात को तलाश करने के लिए काफ़ी वक्त चाहिए, इसलिए हम कबीले के सरदार के मेहमान बनकर वहाँ रहें। क्रिस्टी ने कहा, ये कबीला चूँकि शैतान का पुजारी है, इसलिए वहाँ किसी किस्म की इखलाकियात का कोई ख्याल नहीं रखा जाता। ख़ास तौर पर औरतों के सिलसिले में ये लोग इंतहाई अजड और वहशी साबित हुए हैं। इसलिए चीफ ने मुझे खसूसी तौर पर खबरदार किया है, लेकिन मुझे मालूम है कि तुम क्रिस्टी किसी किस्म के भी हालात हों उन्हें संभाल लोगी, इसलिए मैं तुम्हें साथ ले आई हूँ। अब तुम बताओ कि अगर उस कबीले में दाखिल होते ही हमें सैकड़ों अफराद घेर लें तो फिर क्या होगा? डियाना ने कहा, तो क्रिस्टी बेख्तियार हंस पड़ी। तुम यहाँ इस अफ्रीकी कबीले की इखलाकियात के बारे में बात कर रही हो। एक्रेमियन किसी हद तक इखलाकियात पर अमल करते हैं, हाँ, अलबत्ता जबर नहीं किया जाता। और यहाँ हम इस कबीले के सरदार से ये वादा ले लें कि हम पर जबर नहीं किया जाएगा तो पूरा कबीला उसका पाबंद रहेगा। क्रिस्टी ने जवाब देते हुए कहा, ओह वेरी गुड, फिर क्यों ना फौरी ये काम किया जाए ताकि हम पाकिस्तानी एजेंटों के आने और कबीले में दाखिल होने से पहले कलासियम धात लेकर वापस एक्रेमिया पहुंच जाएं। फिर पाकिस्तानी एजेंटों की क्या जुर्रत है कि वो एक्रेमिया से धात ले जा सके? डियाना ने नक्शे को तय करते हुए कहा, लेकिन हम वहाँ किससे रब्ता करेंगे और धात को कैसे तलाश करेंगे? चार्ल्स ने कहा, वहाँ फोन तो होगा, कबीले के सरदार से बात करें। जेम्स ने कहा, यहाँ काशा में महकमे सियाहत का हेड ऑफिस है, वहाँ एक डिप्टी डायरेक्टर है जिसका नाम रोगर है। मैंने उसकी टिप हासिल की है, वो हमारी हर तरह से मदद करेगा। डियाना ने कहा और उसके साथ ही उसने फ़ोन का रिसीवर उठाया और नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, PA2 डिप्टी डायरेक्टर महकमे सियाहत। दूसरी तरफ से एक मुअद्दबाना आवाज़ सुनाई दी, मेरा नाम डियाना है और मैं एक्रेमियन हूँ, हम रेड कार्ड होल्डर हैं, डिप्टी डायरेक्टर रोगर से बात कराएं। डियाना ने तफसील से बात करते हुए कहा। होल्ड करें, दूसरी तरफ से कहा गया। हेलो, रोगर बोल रहा हूँ। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, लहजा भारी और सख्त था। मिस्टर रोगर, आपको मेरे बारे में वेलिंगटन से मिस्टर एडवर्ड ने फ़ोन किया होगा, डायरेक्टर जनरल वर्ल्ड टूरिज्म। डियाना ने कहा,
ओह यस मैडम, क्या हुक्म है? इस बार दूसरी तरफ से बोलने वाले की आवाज में लर्जिश महसूस हो रही थी। हम होटल रोजडम में कमरा नंबर 404 में हैं। आप यहाँ आ जाएं ताकि आपसे तफसीली बात हो सके, डायना ने कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया। अब ये दौड़ा चला आएगा क्योंकि उसे कहा गया है कि अगर हमने उसकी फेवर में रिपोर्ट दी तो उसे तरक्की देकर डायरेक्टर बना दिया जाएगा, डायना ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दिए। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद कॉल बेल बजी तो जेम्स उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कौन है? जेम्स ने एक बटन प्रेस करते हुए कहा। रोगर, डिप्टी डायरेक्टर टूरिज्म। बाहर से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी तो जेम्स ने बटन ऑफ करके दरवाजा खोल दिया तो एक लंबा तड़ंगा अफ्रीकी अंदर दाखिल हुआ। उसने सूट पहन रखा था। मेरा नाम रोगर है, अफ्रीकी ने आगे बढ़ते हुए कहा तो डायना ने आगे बढ़कर उससे मुसाफिया किया और फिर सबसे उसका तारुफ करवाया। आप रेड कार्ड होल्डर हैं, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? आपको यहाँ किसी किस्म की रुकावट पेश ही नहीं आएगी, रोगर ने कहा। हम आपको डिप्टी डायरेक्टर की बजाय डायरेक्टर देखना चाहते हैं मिस्टर रोगर, डायना ने कहा तो रोगर के चेहरे पर मुसर्रत की लहरें दौड़ने लगीं। आप हुक्म करें, आपके हुक्म की तामील होगी, रोगर ने कहा। वो अब एक खाली कुर्सी पर बैठ चुका था। नगोला के पहाड़ी इलाके हंगू में शैतान की पूजा करने वाला कबीला रहता है, क्या आपको मालूम है? डायना ने कहा। हाँ, लेकिन आपको किसने बताया है? क्योंकि ये स्टेट सीक्रेट है, हमारी हुकूमत ने उसे खसूसी तौर पर सीक्रेट रखा हुआ है ताकि पूरी दुनिया उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू न कर दे, रोगर ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस बात को छोड़ें, आप ये बताइए कि क्या इस कबीले के सरदार से आपके ताल्लुकात हैं या नहीं, डायना ने कहा। ताल्लुकात तो नहीं है, लेकिन उस कबीले में जाने के लिए आपको गवर्नर जनरल के खसूसी इजाज़तनामे की ज़रूरत होगी, वरना आप वहां नहीं जा सकते, रोगर ने कहा। क्यों? वजह? गवर्नर जनरल का एक पसमानदा कबीले से क्या ताल्लुक है, डायना ने हैरान होते हुए कहा। वो नहीं चाहते कि कोई वहां जाए, इसलिए उन्होंने कोई इजाज़तनामा नहीं देना, न जबरन उनसे कोई ले सकता है। दरअसल मुझ समेत कोई भी नहीं चाहता कि लोग उस गंदे कबीले से मुतारिफ हों जो रिश्तों की परवाह नहीं करता और ना ही इखलाकियात का कायल है, रोगर ने कहा। फिर तुम हमें खामोशी से वहां पहुंचा दो। जरूरी नहीं कि वहां मौजूद लोग तुम्हारी बात ना माने, और ये सुन लो कि अगर तुमने इनकार किया तो फिर शायद तुम इस ओहदे पर भी बरकरार न रह सकोगे, डायना ने बाकायदा धमकी देते हुए कहा। मैं आपका काम जरूर करूंगा मैडम, मैं आपको एक ऐसा आदमी दे दूंगा जो इस कबीले का रहने वाला हो। वो अब यहाँ टूरिस्ट गाइड बना हुआ है। कबीले का सरदार उसका दोस्त है, सरदार का नाम मारियो है और वो अक्सर यहाँ भी आता रहता है। वो यहाँ उस गाइड जिसका नाम कोटू है से मिलता है। कभी कभार छुट्टी लेकर कोटू भी कबीले में चला जाता है और वहाँ उसका घर है। लेकिन रोगर बात करते करते यकलख्त खामोश हो गया तो डायना और उसके साथी चौंक कर उसे देखने लगे। लेकिन क्या? डायना ने कहा। वहां औरतों को भेजा नहीं जा सकता, कबीले के अंदर पहुंचने के बाद उनकी कोई जमानत नहीं दी जा सकती, वहां कुछ भी हो सकता है, रोगर ने कहा। लेकिन अगर सरदार हमें तहफ़्फ़ुज़ देगा तो कबीला क्या कर सकेगा? ये तो अफ्रीकी कबाइल की रवायत है, डायना ने कहा। इस कबीले की भी रवायत है, लेकिन ये कबीला शैतान का पुजारी है और शैतान किसी रवायत को नहीं मानता। उसके नज़दीक दूसरों से झूठ बोलना अच्छा काम है, रोगर ने कहा। तुम हमारी फिक्र मत करो, हम अपनी हिफाजत खुद कर सकते हैं, डायना ने कहा। ओके, फिर मुझे इजाज़त दें, मैं कोटू को आपके पास भिजवा देता हूँ, रोगर ने उठते हुए कहा। बैठें, अभी चंद बातें रहती हैं, डायना ने कहा। जी फरमाइए, रोगर ने दोबारा कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आप सयाहों की बाकायदा रजिस्ट्रेशन भी करते हैं या जो आपसे रजिस्ट्रेशन कराना चाहें सिर्फ उनकी रजिस्ट्रेशन करते हैं, डायना ने कहा। आपके मुतालिक तफसीली मालूमात हमारे ऑफिस में पहुंच चुकी होंगी। सयाह जिस रास्ते से भी नगोला या काशा में दाखिल होता है वहां से उसके बारे में तफसील हमें मिल जाती है। हम सयाहों को इस तरह चेक नहीं करते कि उनकी तौहीन महसूस हो, रोगर ने जवाब देते हुए कहा। तो गौर से सुनो, पाकेशिया से एक ग्रुप यहाँ आ रहा है। इस ग्रुप में एक औरत और 3 मर्द हैं। उन्होंने आना पाकेशिया से है, चाहे वो मेकअप में हो या उन्होंने नाम तब्दील कर दिए हों, लेकिन ये ग्रुप ऐसे ही रहेगा। इस ग्रुप में एक मर्द अफ्रीकी हबशी है जबकि दूसरा एग्रेमियन हबशी है।
एक एशियाई है और औरत है, न जाने वो किस मेकअप में हो। हमें इस ग्रुप की फौरी इत्तला मिलनी चाहिए, डियाना ने कहा। जी बिल्कुल मिल जाएगी, मैं अभी जाकर चेक करता हूँ कि कहीं वो लोग आ तो नहीं चुके। ऐसी सूरत में उनके मौजूदा पते हैं आपको मुतला कर दूंगा, रोगर ने कहा। अभी तो तुम होटल के फोन पर इतला दे दोगे, लेकिन जब हम कबीले में होंगे तो तब वो आएंगे तो तुम कैसे इतला दोगे, डियाना ने कहा। यहाँ हर सयाह जो शहर से बाहर जाए या किसी कबीले में जाए तो उसे एक खसूसी सेल फोन मुहैया किया जाता है, जिससे वो 24 घंटे में किसी भी वक्त हमसे रब्ता कर सकता है। मैं आप चारों को वो सेल फोन भिजवा दूंगा, आपने सिर्फ बटन दबाना है और बात करनी है, रोगर ने कहा। ओके शुक्रिया, आगाज तो अच्छा हुआ है, मुझे यकीन है कि आप जरूर डायरेक्टर बन जाएंगे, डियाना ने मुस्कुराते हुए कहा तो रोगर का चेहरा खिल उठा। मैं 1 घंटे में कोटू को आपके पास भेज दूंगा, सेल फोन वो साथ ले आएगा, वो आपके अकामात की मुकम्मल तामील करेगा, रोगर ने कहा और सबको सलाम करके कमरे से बाहर निकल गया। सूरत हाल खासी खटन है, चलो हम वहां पहुंच भी गए, लेकिन वहां से दांत कैसे तलाश करेंगे, जेम्स ने कहा। अब तो किसी भी दांत को ट्रेस करने के लिए खसूसी सैटेलाइट मौजूद हैं, चार्ल्स ने कहा। बात तो चार्ल्स दुरुस्त कह रहा है, क्यों डियाना तुम क्या कहती हो, क्रिस्टी ने कहा। असल मसला यही है कि सैटेलाइट, बल्कि खसूसी सैटेलाइट भी इस दांत को ट्रेस नहीं कर सके। पहले जो चंद ज़रात मिले थे वो किसी साइंसदान के हाथ लग गए। अब इसलिए हमें ये मिशन दिया गया है कि हम वहां पहुंचकर इस कबीले के लोगों से पूछ-पूछ करें, डियाना ने कहा। मैडम की बात दिल को लगती है, हमें कबीले में पहुंचकर ही असल मालूमात का इल्म हो सकेगा, जेम्स ने कहा। लेकिन क्या ये कबीला उस दांत की अहमियत को जानता है, क्रिस्टी ने कहा। हाँ, पुजारी उससे हंडिया उड़ने का मुजाहरा किया था, डियाना ने जवाब देते हुए कहा। तो फिर यकीनन ये दांत उसके पास होगी, चार्ल्स ने कहा। अगर उसकी तहवील में होगी तो उससे हासिल कर लेंगे, हमने हर हाल में इस दांत को सुराग लगाना है, चाहे हमें कुछ भी क्यों न करना पड़े, डियाना ने कहा और सबने इस बात में सर हिला दिए। फिर तकरीबन 2 घंटों के बाद कॉल बेल एक बार फिर बज उठी तो जेम्स उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ गया। कौन है, जेम्स ने डोर फोन का बटन प्रेस करते हुए कहा। मेरा नाम कोटू है, मुझे जनाब रोगर ने आपके पास भेजा है, बाहर से एक मर्दाना आवाज सुनाई दी तो जेम्स ने दरवाजा खोल दिया। दरवाजे पर एक दरमियाने कद का अफ्रीकी आदमी खड़ा था। अंदर आ जाओ, जेम्स ने कहा तो कोटू अंदर दाखिल हो गया। फिर डियाना ने अपना तारुफ कराकर उसे बैठने के लिए कहा तो कोटू मुअद्दबाना अंदाज में कुर्सी पर बैठ गया। क्या तुम भी शैतान की पूजा करते हो, डियाना ने पूछा। जी हाँ, मैं क्या, मेरा पूरा कबीला शैतान की पूजा करता है, कोटू ने बड़े फखरिया लहजे में कहा तो डियाना और उसके साथियों के चेहरे पर हैरत के तसरात ऊपर आए। तुम कब से यहाँ आ जा रहे हो, डियाना ने पूछा। मैं तो बचपन से ही वहाँ से भागकर बड़ी दुनिया में आ जाया करता था। मैं यहाँ के कामों से जब थक जाता था तो वापस चला जाया करता था, फिर जब वहाँ से बोर होता तो वापस बड़ी दुनिया में आ जाता। अलबत्ता अब मुझे काशा आए हुए 2 साल हो गए हैं, अब तो मैं मुलाजिम हूँ और मुझे बाकायदा छुट्टी लेकर जाना पड़ता है, कोटू ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। तुम्हें तुम्हारे बॉस रोगर ने हमारे बारे में क्या बताया है, डियाना ने कहा। शैतान के बाद वो मेरे आका हैं, उन्होंने मुझे हुक्म दिया है कि मैं आपके तमाम अकामात की इस तरह तामील करूं जैसे गुलाम अपने आका के अकामात की तामील करता है, और मुझे उसके एवज तरक्की मिलेगी, कोटू ने कहा। हम तुम्हारे कबीले में जाना चाहते हैं, हम तुम्हारे कबीले के बारे में सब कुछ मालूम करके उस पर किताब लिखना चाहते हैं, डियाना ने कहा। मोहतरमा, मैं शैतान का पुजारी हूँ और शैतान सब कुछ जानता है और वो अपनी पूजा करने वालों के कानों में सब कुछ बता देता है, और शैतान ने मुझे बता दिया है कि आप वहाँ कबीले के बारे में किताब लिखने नहीं जानना चाहते, बल्कि वो सफ़ेद सैंसी दांत के ज़रात हासिल करना चाहते हैं जो बड़ी दुनिया में बहुत कीमती हैं, और मुझे रोगर बास ने बताया था कि वो इस कदर कीमती हैं कि 10 छोटे छोटे ज़रात के बदले ये पूरा दारुल हुकूमत काशा, उसकी तमाम बिल्डिंगों, सड़कों और रिहाइशगाहों समेत खरीदा जा सकता है, और ख़रीदने वाले के लिए सौदा फिर भी सस्ता है, कोटू ने मज़े ले लेकर बात करते हुए कहा। तो डियाना समेत सब एक बार फिर उसे हैरत से देखने लगे। आप हैरान क्यों हो रहे हैं, ये मामूली बातें हैं, हमारे कबीले के अफराद अब यहाँ आते जाते रहते हैं और मैं भी बॉस के साथ कई हफ्ते एक्रेमिया में रह चुका हूँ।
वो आदमी जिसे ये ज़रात मिले थे एग्रेमिया की रियासत में रहता था। वो साइंसदान था। उसने ही पुजारी को चंद ज़रात दिए, जिससे पुजारी ने हंडिया हवा में उड़ाई। कबीले के सरदार मारियो ने उससे नेज़ा उड़ाया, लेकिन फिर पुजारी समेत सब इन ज़रात को अब तक तलाश करते फिर रहे हैं। आप सब एग्रेमी हैं और यकीनन आपका असल मकसद भी यही होगा कि आप कबीले में जाकर इन ज़रात को तलाश करें। बॉस रोगर ने बताया था कि एशियाई मुल्क पाकेशिया से भी कुछ लोग यहाँ आ रहे हैं। कोटू ने तफसील से बात करते हुए कहा, अगर जो कुछ तुमने कहा है वो दुरुस्त है तो फिर तुमने क्या फैसला किया है? डियाना ने कहा, मेरे लिए ये ज़रात किसी काम के नहीं हैं, क्योंकि हम कबैली शेर भी बेचने के लिए बड़ी दुनिया में ले जाएं तो बकरी की कीमत भी नहीं मिल सकती। मैं तो आपकी खिदमत करूंगा ताकि आप मेरे मुस्तकिल एक्रेमिया में रहने का इंतज़ाम कर दें। कोटू ने उठकर सर झुकाकर और सीने पर हाथ रखते हुए बड़े ड्रामाई अंदाज में कहा, बैठ जाओ और सुनो। आइंदा मुझे अपनी इस अदाकारी से बेवकूफ़ बनाने की कोशिश मत करना। हम वाकई यहाँ साइंसी ज़रात तलाश करना चाहते हैं। उन्हें साइंसदानों ने कलासियम का नाम दिया है। अगर तुम कलासियम की तलाश में हमारी मदद करो तो ना सिर्फ तुम्हें एक्रेमिया में मुस्तकिल रिहाइश और टूरिज्म में आला ओहदा मिलेगा, बल्कि इतनी दौलत भी मिलेगी कि तुम एक्रेमिया में लॉर्ड जैसी ज़िंदगी गुजार सकोगे। अलबत्ता इब्तदाई रकम मैं अभी दे देती हूँ, कामयाबी की सूरत में तुम्हें उससे लाखों गुना ज़्यादा मिलेगा। डियाना ने कहा और गोद में रखे हुए लेडीज बैग को खोला और उसमें से बड़ी मालियत के करेंसी नोटों की 2 गुड़ियां निकालकर कोटू के सामने इस तरह फेंक दी जैसे उसकी नज़र में उसकी कोई अहमियत ही ना हो। लेकिन कोटू की हालत देखने वाली हो रही थी। वो आंखें फाड़कर इन गुड़ियों को देखने लगा। ये सब मेरे हैं क्या? वाकई तुम मुझे मारोगे तो नहीं? मैं उन्हें वाकई गिन लूं? कोटू ने छोटे बच्चों जैसे अंदाज में कहा। ये तुम्हारे हैं कोटू, उठाओ और अपनी जेब में डाल लो। जब हम कामयाब हो जाएंगे तो तुम्हें इस जैसी 1000 गुड़ियां और मिलेंगी और तुम एक्रेमिया में लॉर्ड कोटू बनकर जिंदगी बसर करोगे, इंतहाई ऐशो इशरत की जिंदगी। डियाना ने कहा। बाकी सब खामोश बैठे ये ड्रामा होते देख रहे थे। कोटू ने यकलक चपट कर गुड़ियां उठा ली और उठकर अपनी पैंट की जेबों में डाल ली। फिर वो उठा और उसने दीवार की तरफ मुंह करके बाकायदा दोनों कानों पर हाथ रखे और दीवार से नाक रगड़नी शुरू कर दी। ये क्या कर रहे हो? क्या हुआ है? डियाना ने हैरान होकर पूछा। उसके साथी भी हैरान थे। शैतान की पूजा कर रहा हूँ मैडम, हम ऐसे ही पूजा करते हैं। कोटू ने पीछे हटकर लंबे लंबे सांस लेते हुए कहा और एक बार फिर उसने जेब में डाली हुई नोटों की गुड़ियों को बाहर इस तरह थपथपाया जैसे यकीन कर रहा हो कि वाकई उसकी जेबों में नोटों की गुड़ियां हैं। हाँ, सब मौजूद हैं, मैं ख्वाब नहीं देख रहा। कोटू ने लाशऊरी अंदाज में बोलते हुए कहा। बेफिक्र रहो कोटू, हम तुम्हारी दुनिया बदल देंगे, लेकिन अब गौर से मेरी बात सुनो। डियाना ने उसे बाजू से पकड़कर कुर्सी पर बिठाते हुए कहा। आप अब सिर्फ हुक्म दें, कोटू अपनी जान देकर भी उस पर अमल करेगा। कोटू ने जवाब देते हुए कहा, हमने कलासियम धात तलाश करके हासिल करनी है और पाकेशिया से जो लोग यहाँ आ रहे हैं उन्हें हलाक करना है, बस इतना सा काम है। डियाना ने कहा, मैडम जितनी अकल मुझे शैतान ने दी है उसके मुताबिक ये दोनों काम इकट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए आप मुझे हुक्म दें कि उन दोनों में से किस पर पहले काम करूं। कोटू ने कहा, तुम पहले कलासियम धात को तलाश करो। डियाना ने कहा, उसके लिए मुझे वापस कबीले में जाना होगा क्योंकि शैतान ने मुझे सबसे ज्यादा अकल दी है, इसलिए मुझे यकीन है कि पुजारी ने इन ज़रात को छुपा रखा है और कबीले का सरदार मारियो जो मेरा दोस्त है वो इस पुजारी के खिलाफ है, लेकिन कबीले वालों के डर से वो उसके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाता। मैं उसे उकसाऊंगा और फिर वो बड़े पुजारी से कलासियम धात लेकर आपको दे देगा। कोटू ने कहा, हम चारों तुम्हारे साथ जाएंगे, समझे तुम? अब ये काम कैसे होगा ये तुमने सोचना है। कोटू ने कहा, आप बेफिक्र रहें, शैतान ने मुझे कुछ ज्यादा ही अकल दे दी है। आप तैयारी करें, हम सुबह सवेरे जीप लेकर यहाँ से रवाना होंगे और दोपहर के करीब पहली चेक पोस्ट पर पहुँच जाएंगे। कोटू ने जवाब देते हुए कहा, हम किस रास्ते से जाएंगे? क्या हमें चेक पोस्ट पर रोका नहीं जाएगा? डियाना ने कहा, उस जैसे सिर्फ 2 नोट देकर हम चेक पोस्ट क्रॉस कर जाएंगे। कोटू ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा, ओके, उसके बाद कितने नोट और देने होंगे और किसे? डियाना ने मुंह बनाते हुए कहा,
सरदार कबीले में रहता है, वहाँ ये नोट उसके किस काम आ सकते हैं। अलबत्ता हम यहाँ से जाते हुए इंतहाई तेज शराब की 20-25 बड़ी बोतलें ले जाएंगे, तो वो तुम्हारा दोस्त बन जाएगा। उसके बाद रहा बड़ा पुजारी, तो ये काम कबीले के सरदार और छोटे सरदारों को काबू में करने से होगा। उसे भी शराब ही देनी होगी, कोटू ने कहा। उसे तुम हमारा तारुफ करा देना, बाकी हम खुद संभाल लेंगे, जबकि सरदार मारियों से निपटना तुम्हारा काम होगा, डियाना ने कहा। आप बेफिक्र रहें, सब हो जाएगा। अब मुझे इजाज़त दें, मैं सुबह आऊँगा, लेकिन वो जीप भी लेनी है, कोटू ने कहा। हम ले लेंगे, तुम आ जाना, डियाना ने कहा और कोटू सलाम करके कमरे से बाहर चला गया। ये बहुत तेज और शातिर आदमी है डियाना, क्रिस्टी ने कहा। हाँ मुझे मालूम है, लेकिन उसके जरिए हमें आगे बढ़ने का रास्ता मिल जाए तो सौदा महंगा नहीं, डियाना ने कहा और सबने इस बात में सर हिला दिए। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।